की परस्तिश करते थे खाबे खाना में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने जो कौन से अल्लाह से जो है मदद मांगी? भाई साहब ने सवाल ये किया कि अब्रहा जब अपना लश्कर लेकर खाने काबा को तोड़ने के लिए आया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग मुशरिक थे, बुत परस्त थे, तो उन्होंने कौन से रब से पनाह मांगी, कौन से रब से दुआ मांगी? तो मैंने सूरह कुरैश की तफसीर में बताया था, शायद आपको याद होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश के लोगों को 7 चीजों से नवाजा है। 7 ऐसी चीजें हैं जिनमें कुरैश की मानिंद कोई न पहले था और न बाद को कोई हुआ। उनमें से एक चीज ये थी कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर खालिस 10 साल अल्लाह तबारक व तआला की इस तरह इबादत की कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। ये वाकया उसी से मुताल्लिक है कि उस वक्त गरचे खाने काबा के अंदर यहां आप सवालात कर सकते थे, बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम भाई हैं जिन्होंने मुताला किया होगा इस सूरत का, इसलिए सवालात पैदा नहीं हुए। सवाल ये पैदा होता है, इससे अहम सवाल, कि खाने काबा के अंदर तो 360 बुत रखने वाले लोग थे, ये लोग मुशरिक थे, और अबरहा और उसका लश्कर और ये लोग ईसाई थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों को हलाक नहीं किया, जो खाने काबा को जिन्होंने बुतों से भर दिया था उन लोगों को अल्लाह ने हलाक नहीं किया। और जो नसारा थे, जो ईसाई थे, वो गरचे मुकम्मल तौर पर बुत परस्त नहीं हो गए थे, लेकिन बुत परस्ती के करीब करीब वो लोग भी आ चुके थे, तो उनकी हिफाजत अल्लाह ने नहीं की, उनको हलाक कर दिया और कुरैश के लोगों को अल्लाह ने बचा लिया। यहां सवाल अहम यह होता है, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन आपने जो सवाल किया कि उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कौन से खुदा से दुआ मांगी, तो जाहिर बात है वही खुदा जो उस घर का रब था, वही खुदा और वही अल्लाह जो खाने काबा का रब है, खाने काबा का मालिक है। उन्हीं से अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी और रोए और खाने काबा का दरवाजा पकड़कर या चौखट पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से गिरियावजारी की। सवाल जो मैंने किया आप लोगों के न करने की वजह से, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों को हलाक नहीं किया? कुरैश के लोग जबकि बुत परस्त थे, खाने काबा में बुत रखने वाले ये लोग, इन लोगों को अल्लाह ने हलाक नहीं किया। इसके बरअक्स ईसाइयों को, क्रिश्चियनों को हलाक कर दिया। इसके कई जवाबात दिए हैं उलमाए किराम ने, कई जवाब दिए हैं। नंबर एक जवाब तो यह है कि हुकूक 2 तरह के होते हैं, राइट्स जो हैं, हुकूक 2 तरह के होते हैं। एक हक होता है अल्लाह का और एक हक होता है बंदों का, अल्लाह के बंदों का। और आप जानते हैं कि बंदों का हक ज्यादा मुकद्दम होता है, कि एक आदमी ने अगर अल्लाह के हक को पामाल किया है, उसको बर्बाद किया है, अल्लाह के हक को अदा नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देंगे तौबा करने से। लेकिन अगर किसी बंदे का हक दबाया, किसी की या किसी को नुकसान पहुंचाया, तकलीफ पहुंचाई, तो जब तक उससे माफी न मांग ले और वो माफ न कर दे, उस वक्त तक वो माफ नहीं हो सकता, उसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। तो बंदों का हक आगे है और अल्लाह का हक बाद में है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी इज्जत दी है अपने बंदों को कि अपना हक बाद में रखा और बंदों का हक पहले रखा। इससे ज्यादा बंदों पर शफकत और मोहब्बत क्या हो सकती है? तो खाने काबा के अंदर बुत रखना ये इसलिए था कि कुरैश इसके जरिए अल्लाह के करीब होना चाहते थे, यानी अल्लाह के हक में ये ज्यादती थी, ये ज्यादती अल्लाह के हक में थी। और खाने काबा को तोड़ना जाहिर बात है ये बंदों के हक में ज्यादती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अरब के खाने काबा का हज करते थे, तवाफ करते थे। तो अगर खाने काबा को तोड़ दिया जाता, जिससे उनका लगाव था, दिली और कल्बी ताल्लुक था, तो ये बंदों के हक में ज्यादती होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक को माफ कर दिया कि चलो बुत रखे हैं, छोड़ दो, लेकिन इन लोगों के हक में कोई कमी ना आए, कुरैश के लोगों की इबादत में कोई खलल ना आए, तवाफ में कोई खलल ना आए, हज में कोई खलल ना आए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकों की हिफाजत की, यानी कुरैशियों की, जिन लोगों ने खाना काबा के अंदर बुत रखे थे, और अबरहा और उसके लश्कर को, जो नसरानी ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक कर दिया। और दूसरा जवाब ये दिया गया है कि एक होता है जालिम और एक है मजलूम। हदीस में सराहत मिलती है इसकी कि मजलूम चाहे काफिर ही हो, उसकी मदद
गर फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्त। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम हजरात ईटी इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। आसाम में बोडो इंतहा पसंदों ने मजीद 2 अफराद को किया हलाक। 2 रोज के दौरान 8 हलाकतें। खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पुलिस को हिदायत। दिल्ली पुलिस अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कर रही है कोशिश। अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा दिल्ली पुलिस को किया जाए उनकी हुकूमत के मातहत। मुल्क की बिगड़ती इक्तिसादी सूरत-ए-हाल पर बीजेपी ने जताई तशवीश। हुकूमत की गलत पॉलिसियों को ठहराया जिम्मेदार। मुल्क भर में पल्स पोलियो मुहिम का आगाज। सदर जमहूरिया हिंद ने किया मुहिम का इफ्तिताह। जेनीवा अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए शामी अपोजिशन राजी। आइंदा हफ्ते होंगे मुज़ाकरात। और हिंद न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे मैचों की सीरीज का दरमियान पहला वनडे। धोनी ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का किया फैसला। तो तफसीलात। आसाम में बोडो इंतहा पसंदों ने दूसरे रोज भी हिंदी बोलने वालों को निशाना बनाया है। अंधाधुंध फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। ये वाकयात 2 जिलों चिरांग और उज्झार में पेश आए। पुलिस के मुताबिक एनडीएफबी के इंतहा पसंदों ने अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत लाई है। 2 अफराद को फायरिंग करके हलाक किया गया। 2 खवातीन जख्मियों में शामिल हैं। वज़ीर आला तरुण गोगोई ने डीजीपी को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वाज़ेह रहे जुमे के रोज अज्जार जिले में 6 हिंदी बोलने वालों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। गौरतलब है कि एक रोज कबल ही मिलिटेंटों की मुमकिना कार्रवाई के ताल्लुक से अलर्ट जारी किया गया था। दिल्ली हुकूमत ने महकमे पुलिस पर अवामी शिकायत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस पर अब अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर खिरकी विलेज एक्सटेंशन और हाउसरानी इलाकों में अवामी शिकायत को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि रिहायशी इलाकों में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियां जारी हैं और गुज़िश्ता साल नवंबर में कई अवामी शिकायत मौसूल हुई हैं। ताहम पुलिस ने लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अवामी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया है। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर कानून की मुदाखलत के बाद दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। केजरीवाल ने मालवीया नगर के एसएचओ और 2 एसीपीज के खिलाफ कार्रवाई करने का मरकजी वजारत दाखिला से मुतालबा किया है। वज़ीर आला ने मुल्क के दारुल हुकूमत में बढ़ते हुए जराइम की शरह में कमी लाने के लिए दिल्ली पुलिस को हुकूमत के इख्तियार में देने का मुतालबा किया। केजरीवाल ने कहा कि इस सिलसिले में एक बिल 2004 से पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तिवा है। ताहम मौजूदा यूपीए हुकूमत ने इस बिल को मंजूर कराने के लिए संजीदा कोशिशें नहीं की हैं। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने साबिक आईपीएस अफसर किरण बेदी को तनकीद का निशाना बनाया है। सीएनएन आईबीएन को इंटरव्यू देते हुए केजरीवाल ने किरण बेदी को मोदी और बीजेपी का करीबी साथी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित हुकूमत के दौर में हुई बदउनवानियों का जांच कराने का यकीन दिलाया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत का मन कॉमनवेल्थ खेलों और दिल्ली जल बोर्ड में हुई बदउनवानियों का जायजा ले रही है। वज़ीर आला का कहना है कि बदउनवानी के मामलात का जायजा लेने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बदउनवानी के मामलात में मुलविस होने वाले कांग्रेसी लीडरों को बख्शा नहीं जाएगा।
सीबीआई की जानिब से बदउनवानी के मामलात में मुकदमात का सामना करने वाले 14 इंजीनियरों को दिल्ली जल बोर्ड ने मुअत्तल कर दिया है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला और दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। पानी सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले आलात की दिल्ली जल बोर्ड को फराहमी के दौरान हुई बदउनवानियों की जांच के लिए सीबीआई ने 5 मुकदमा दर्ज किए हैं। इन 5 मुकदमात में 8 एग्जीक्यूटिव और 6 जूनियर इंजीनियरों को मुलजिम बनाया गया है। इन मुलजिमीन पर दिल्ली जल बोर्ड को कम कीमत और गैर मेयारी आलात फराहम करने का इल्जाम लगाया गया है। बीजेपी ने मुल्क की बिगड़ती इक्तिसादी सूरत हाल के लिए यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। नई दिल्ली में मुनक्किदा बीजेपी की नेशनल काउंसिल मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने कहा कि सिर्फ आलमी सतह पर हुए इक्तिसादी बहरान से मुल्क की मईशत पर मनफी असर नहीं पड़ा, बल्कि हुकूमत की नाआखिबत अंदेशी और गलत पॉलिसियां इसकी जिम्मेदार हैं। अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए हुकूमत हर महाज पर नाकाम रही है और गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान मुल्क में बदउनवानी अपने उरूज को पहुंची है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब का अभिनंदन करें। में मुख्यमंत्री का दायित्व निभाने वाले एक नहीं अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बना करके गरीबी उन्मूलन की योजनाएं तब बनेगी जब सरकार की जेब में पैसा होगा, और सरकार की जेब में पैसा तब होगा अगर ये देश फिर 9% और 9.5% की विकास दर पे जाएगा। अगर 4 और 5% की विकास दर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इस देश को छोड़ जाती है तो सरकार के पास कौन से साधन होंगे? कांग्रेस ने मनीशंकर अय्यर के मोदी पर दिए गए बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। मनीशंकर अय्यर ने हाल में मुनक्किदा एआईसीसी की मीटिंग में कहा था कि मोदी इस सदी में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन सकते, हाँ अगर वो चाहें तो हम उन्हें अपनी मीटिंग में चाय की सरबराही का मौका फराहम करेंगे। अय्यर का बयान बीजेपी की नेहरू गांधी खानदान पर किए गए रिमार्क के जवाब में आया था। उधर बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है। बीजेपी तर्जुमान प्रकाश जावड़ेकर ने इसे घटिया सोच से ताबीर किया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। अपनाइए स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बेहतर शहरीकरण के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। किस तरह से ज्यादा लैंड अवेलेबल हो शहरीकरण के लिए। पुराने बिल्डिंग्स हैं जिसको रीडेवलप कर सकते हैं, वो बाद में कहें, पहले अर्बन लैंड के प्राइस को नीचे ले। अगर हम एफएसआई बढ़ा रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी ट्रांसपोर्ट की। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है जिनके पास बहुत सरप्लस लैंड है, तो वो लैंड अवेलेबल किया जाए शहरीकरण के लिए। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट एक कमरा तक नहीं देता है, आप छोड़िए लैंड को देने का। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। ईटी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर थरूर की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। सुनंदा की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल का दावा है कि उनकी मौत अचानक और गैर फितरी तरीके से हुई थी। मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 2-3 दिन लगेंगे। सुनंदा की मौत पुरअसरार बनी हुई है। उनके रिश्तेदारों ने सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। पहले खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजारने का दावा करने वाली थरूर और सुनंदा की खूबसूरत जोड़ी बड़े अलमनाक तरीके से अचानक टूट गई। सुनंदा पुरस्कार तरीके से मौत की गोद में चली गईं और अपने पीछे सवालात का एक सिलसिला छोड़ गईं। उनकी आखिरी रसूम लोधी रोड के शमशान घाट पर अदा कर दी गई। लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक उनकी मौत अचानक और गैर फितरी थी, जो जुमा के रोज 3 बजे से 7 बजे के दरमियान हुई। उनके विसिरा को महफूज कर लिया गया है। मेडिकल पैनल का कहना है कि लाश पर जख्मों के कुछ निशान भी पाए गए हैं। कंप्लीट कर लिए हैं
उसके लिए कुछ सैंपल्स बायोलॉजिकल सैंपल्स रिसीव किए हैं। बायोलॉजिकल सैंपल्स का एनालिसिस अभी से ही शुरू हो गया है और 2-3 दिन के अंदर हम लोग इसका फाइनल ओपिनियन देंगे। हम लोग का पोस्टमार्टम करने का जो एंगल है, जो रीजन है, जो पर्पस है, वो ये मानिए कि ये एक सडन अननेचुरल डेथ का केस है, उसको हम लोग पूरी तरफ फोकस कर रहे हैं। वी हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट ऑल्सो फॉर concluding our opinion. So please give me 2 days time. I assure all of you it's transparent without any iota of doubt. सुनंदा की अचानक मौत ने शशि थरूर को अंदर से झिंझोड़ कर रख दिया। उन्हें सीने में तकलीफ, बेचैनी, दौरान खून में इजाफा और सदमे के सबब एम्स में दाखिल कराना पड़ा था। सुनंदा काफी अरसे से पेट की टीबी के मर्ज में मुब्तला थीं। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनके डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी में जान जाने का खतरा नहीं था। सुनंदा की मौत के सिलसिले में एसडीएम सतह की जांच शुरू की जा चुकी है। होटल के स्टाफ से पूछताछ की गई है। जिस फ्लोर के लग्जरी रूम में वो ठहरी हुई थी, वहां नस्ब सीसीटीवी के फुटेज की छानबीन की जा रही है। शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक होने से शुरू हुई कहानी सुनंदा की पुरस्कार मौत पर जाकर खत्म होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस कहानी में सुनंदा की खुदकुशी का जाविया भी तलाश किया जा रहा है। किसी ने थरूर का ट्विटर अकाउंट हैक करके पाकिस्तान की कॉलम निगार मेहर तारड़ को मोहब्बत भरे पैगाम भेजे थे। इधर सुनंदा ने मेहर तारड़ पर अपने शौहर पर डोरे डालने का इल्जाम लगाते हुए ट्वीट जंग छेड़ दी थी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशहाली के बारे में शशि थरूर और सुनंदा की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया गया था। सुनंदा की मौत की असल वजह का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम की मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार है। डैशिंग शशि थरूर और खूबसूरत सुनंदा की जोड़ी इस अलमनाक तरीके से टूटेगी, इसका अफसोस लोगों को अरसा तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। दिल्ली में ईटीवी से बातचीत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जांच सीबीआई की निगरानी में होनी चाहिए और जांच मुकम्मल होने तक मरकजी वजीर शशि थरूर को ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। इंस्टीट्यूट में जो पोस्टमार्टम हुई है, उस पोस्टमार्टम में ये साफ कहा गया है कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है कि ये अननेचुरल और फोर्स्ड मृत्यु है और उसके शरीर में, सुनंदा के शरीर में ऐसे घाव थे जिसको आज उसकी विवरण हम नहीं दे सकते। तो इसके माने लगभग संकेत है कि ये हत्या हुई है और एक मंत्री की पत्नी का हत्या हो 5 स्टार होटल में दिल्ली में और चाणक्यपुरी के इलाका में और किसी को ना पता हो हत्या के पूर्व या हत्या के तुरंत बाद, तो मैं समझता हूं कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है। कि जांच तो करनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करनी चाहिए और पूर्ण रूप से होनी चाहिए और जब तक जांच चलेगी थरूर को मंत्री नहीं रहना चाहिए। किस तरह की जांच आप सोचते हैं? सीबीआई का होना चाहिए, एफआईआर रजिस्टर करके वो अपना जो नॉर्मल काम है करें, परंतु स्टेटस रिपोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। हरियाणा की हुकूमत ने आईएएस अफसर अशोक खेमका के जरिए गुजरात की एक फर्म को 8 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के मामले की सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। बताया जाता है कि 2009 में जब अशोक खेमका हरियाणा के वेयर हाउस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उस वक्त गुजरात की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। खेमका ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते आ रहे हैं। 2 महीने पहले अशोक खेमका ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को एक तफसीली खत रवाना किया था और उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। फिर से तो मुझे लगता है कि उसे परेशान किया जा रहा है, चूंकि उसने सही कार्रवाई की, इसलिए उसको हाउंडिंग किया जा रहा है। लगता है कि ईमानदार अफसरों की व्यवस्था ये हमको लगता है तो हम दृष्टव्या कि उसको हाउंड किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उसने सही काम किया इसीलिए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने पल्स पोलियो मुहिम 2014 का इफ्तिताह किया। शनिचर की शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में सदर जमहूरिया ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को
पोलियो खुराक पिलाई। इस मौके पर मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने अवाम से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने की अपील की है। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जा रही है। अवामी मकामात पर पोलियो बूथ्स कायम किए गए हैं। हुकाम के मुताबिक सन 1978 में मुल्क में पोलियो के 1,50,000 मामले रिकॉर्ड किए गए थे। ताहम 2007 के दौरान मुल्क में 866 और 2009 में 624 पोलियो के केस दर्ज किए गए थे, जबकि 2011 में मुल्क भर में पोलियो का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया। थैंक यू सर। Thank you, sir. We now invite Secretary Health and Family Welfare, Shri Keshav. Threat of polio importation. Constant vigilance and sustained efforts are required if we are to meet. मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मारूफ फिल्म अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को कांग्रेस की जानिब से राज्यसभा के तृणमूल कांग्रेस की जानिब से राज्यसभा के लिए नामजद करने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए इस बात की इत्तला दी। ममता बनर्जी ने अपने एफबी पोस्ट में कहा कि मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक असासा है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा के लिए नामजद करते हुए वो फख्र महसूस कर रही है। ममता ने फेसबुक पर लिखा कि मगरबी बंगाल की 5 राज्यसभा अरकान की मियाद अप्रैल में खत्म होने वाली है। इन खाली सीटों के लिए 7 फरवरी को इंतखाबात होने वाले हैं। कौमी हकूक़ इंसानी कमीशन ने मुजफ्फरनगर और शामली के राहत कैंपों में 47 अमवात की तस्दीक करते हुए रियासती हुकूमत से मौत की वजह मालूम करने और उनके घर वालों को मुआवजा देने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 रोजा कैंप के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने फसाद मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए रियासती हुकूमत की तारीफ की। कमीशन ने कैंपों में तिब्बी सहूलियात की कमी का एतराफ किया। मुनासिब तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कमीशन ने हिदायत दी। कमीशन ने फसाद के दौरान खवातीन पर मजालिम से मुतालिक 13 केसों में जल्द कार्रवाई की हिदायत दी है। कमीशन ने 2 रोजा कैंप के दौरान पुलिस कस्टडी में मौत और इनकाउंटर के 90 केसों की समाअत की। इनमें से 25 मामलों में 1,20,50,000 रुपए का हर्जाना देने का भी हुक्म दिया है। It was pointed out to the state government that the medical facilities and the camps are not adequate and the same need improvement. It was stated by the government that 47 persons, including children, have died in the camp till 3rd December 2013. The Commission asked the state government to look into the cause of death of these persons and give reasonable compensation to the bereaved families. State government was also asked to provide adequate protection against winter to the persons staying in these camps. मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरीन के हालात किसी से पोशीदा नहीं। हुकूमत के दावों की हकीकत धीरे धीरे मंजर आम पर आ रही है, लेकिन यह भी सच है कि हर जगह हालात एक साथ नहीं है। खामपुर गांव में जमीयत कॉलोनी के मुतासिरीन को बच्चों की तालीम का मसला दरपेश था, लेकिन अब यह मसला हल हो चुका है। पेश है रिपोर्ट। फसाद के बाद मुजफ्फरनगर के खामपुर गांव में सैकड़ों लोगों को सर छुपाने के लिए आशियाने मिल गए। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, लेकिन दूर दराज इलाकों से यहाँ पहुँचे उन लोगों के लिए बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखना एक अहम मसला है। हिजरत पर मजबूर किए गए ये मुतासिरीन हालात से मुकाबला करने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। अपने नौनिहालों की तालीम का सिलसिला शुरू करने के लिए मुतासिरीन ने सरकारी स्कूलों का रुख किया ताकि बच्चों को दाखिले मिल जाएं। लेकिन स्कूल इंतजामिया ने उन्हें क्या मशवरा दिया, सुनिए मुतासिरीन की जुबानी। सरकारी स्कूल पास में है, हम गए थे वहाँ पे। वो बोले कि जी अब हमारे पास किताबें भी नहीं है, ड्रेस वगैरह भी नहीं है, अगले साल देखो कर लेंगे अगले साल। और अभी तुम्हारे राशन कार्ड वगैरह भी नहीं है। सरकारी स्कूल में मुतासिरीन के बच्चों को दाखिले नहीं मिलने पर एक निजी स्कूल में उन बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। निजी स्कूल के इस इक़दाम से मुतासिरीन को किसी हद तक राहत हुई है। पढ़ाई का जी यूनिक स्कूल में हमारे बच्चे यहाँ से यूनिक पब्लिक स्कूल है ना, उसमें जा रहे सब बच्चे। अच्छा, क्या इंतजाम है, क्या कहा उन लोगों ने?
पढ़ाने के? वो उन लोगों ने ये कहा हम तुम्हें इन बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, कापी किताबें वगैरह ड्रेस वगैरह सभी उन्होंने इंतजाम किया। यहाँ पे सुबह जुगाड़ आ जा और बच्चे स्कूल चले जाओ। जिन बच्चों का नहीं स्कूलों में हो पाया, मदरसे जा रहे हैं, वो किस तरह से पढ़ रहे हैं वहाँ पे? वो कुछ इस्लामिया मदरसे में जा रहे हैं बच्चे। मदरसे में जा रहे हैं जी। फसाद मुतासरीन के साथ अखिलेश हुकूमत का रवैया कैसा रहा ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्चों की तालीम के मामले में भी ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत ने दिगर जरूरियात की तरह इस बुनियादी जरूरत को भी नजरअंदाज कर दिया। ईटीवी न्यूज़ मेरठ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीली में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शाम के सिफारती हल के सिलसिले में दूसरे दौर के जेनेवा मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अपोजिशन इत्तेहाद राजी हो गया है। सीरियन नेशनल कोalition के सरबराह अहमद जरबा का कहना है कि बशार अल असद को इख्तिदार से बेदखल करने के मकसद के तहत ही अपोजिशन के नुमाइंदे मुजवजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रजामंद हुए हैं। मगरबी ममालिक की हिमायत वाले शाम के अपोजिशन इत्तेहाद सीरियन नेशनल कोalition पर मुजवजा जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए काफी दबाव था। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में इस्तांबुल में कल एसएनसी के अरकान के बीच वोटिंग कराई गई। 73 अरकान में से 58 अरकान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हामी भरी। मीटिंग के बाद एसएनसी के सरबराह अहमद जरबा ने कहा कि शाम के जालिम हुक्मरान बशार अल असद को इख्तिदार से बेदखल करने के मकसद के तहत ही अपोजिशन अरकान मुजवजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तैयार हुए हैं। अहमद जरबा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि अमन मुज़ाकरात असद हुकूमत के खिलाफ जारी जद्दोजहद में अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात में शिरकत का मतलब ये नहीं है कि बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद रोक दी जाएगी। एसएनसी के सरबराह ने शाम में हो रहे खून खराबे को सदी के कत्लेआम से ताबीर किया और कहा कि कामयाबी के हुसूल तक असद के खिलाफ महाज़ाराई जारी रहेगी। वाज़ेह है कि असद हुकूमत ने भी जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहले ही रजामंदी जाहिर कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और रूस की कोशिशों से ये बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स शहर में आइंदा बुध से शुरू होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। इस दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा जावेद ज़रीफ ने कहा कि अगर तेहरान को मुजवजा जेनेवा कॉन्फ्रेंस के लिए गैर मशरूत तौर पर मदऊ किया जाता है तो उनका मुल्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि खित्ते में ईरान अच्छा असर और रसूख रखता है और मौजूदा बहरान के हल में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसी दौरान रूस ने भी कॉन्फ्रेंस में ईरान को मदऊ करने की वकालत की है। ताहम अमरीका नहीं चाहता है कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ईरान को मदऊ किया जाए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में शनिचर को पेश आए मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में 20 अफराद मारे गए हैं। इत्तलात के मुताबिक बगदाद के एक शॉपिंग मॉल के करीब शाम के औकात में किए गए बम धमाके में 5 अफराद हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि तौबशी इलाके में बच्चों की जेल के बाहर किए गए बम धमाके में 4 जानें ज़ाय हुई हैं। इसके अलावा तशद्दुद के दीगर वाक़यात में मजीद 11 अफराद मारे गए।
مصر میں ریفرینڈم کے ذریعے نئے آئین کو منظور کر لیا گیا ہے. مصر کی سپریم الیکٹورل کمیٹی نے ریفرینڈم کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 98% ووٹروں نے نئے آئین کی حمایت میں اپنی رائے دی ہے، جبکہ ووٹنگ کا تناسب 38% رہا. واضح رہے کہ مصر کے معزول صدر محمد مرسی